Let's get started with the MTP series number 1 of your January 26 एग्जाम्स. ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन केस सिनेरियो नंबर 1. हम केस को पढ़ने से पहले नीचे चलते हैं और इसके केस के रिस्पेक्ट में जो हमको क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको करते हैं. कहता है कि नील, a sales executive of the Nova Crust Pharma Limited, working directly with Mr. Dinesh, vice president in the field of marketing, want to take a loan from the company to purchase its equity share. अच्छा, ये कौन है? पहली बात ये है एम्प्लॉय, ठीक है. और एम्प्लॉय को अगर लोन लिया है टू परचेज द शेयर्स ऑफ इट्स ओन कंपनी, और लोन भी किसने दिया है? कंपनी ने दिया है. तो इस एम्प्लॉय की 6 महीने की सैलरी से ज़्यादा का नहीं हो सकता. तो नील इज परमिटेड टू टेक सच अ लोन बट ओनली अप टू द 6 मंथ सैलरी, बट ओनली अप टू द 6 मंथ सैलरी. ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. फ्रॉम द फॉलोइंग केस सिनेरियो इट इज एविडेंट दैट with a view to start its own film production company, Rishabh, earlier named Rishabh, incorporated a 1% company by the name Rishabh Frame Craft Private Limited, OPC, in the July 2023. As regards the manner in which company name outside, तो पहली बात, अगर outside the registered office की आप बात कर रहे हो कि registered office के बाहर कौन सा नाम आना चाहिए, तो जिससे वो already registered है, that is Rishabh Frame Craft Private Limited, OPC. Next question. Assume that Mrs. मीना withdrew. मान लेते हैं यहाँ पे ना कोई एक मिसेस मीना है और वो थी मान लेते हैं नॉमिनी, ठीक है. इस पर्टिकुलर कंपनी की क्या थी? नॉमिनी. अब नॉमिनी ने क्या करा? विदड्रॉ कर लिया अपना कंसेंट, ठीक है. नॉमिनी ने क्या करा? विदड्रॉ कर लिया अपना कंसेंट ऑफ द नॉमिनी. अब इसको क्या कहते हैं, ऋषभ को, जो कि सोल मेंबर बचा है ओपीसी का, कब तक न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना है. अगर इसको न्यू नॉमिनी अपॉइंट करना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा न्यू नॉमिनी शैल बी अपॉइंटेड विद इन 15 डेज एंड आरओसी के पास आपको देना पड़ेगा विद इन 30 डेज, ठीक है. तो देखते हैं 15 डेज में अपॉइंट करना है. तो यहाँ पे कह रहे हैं 20 डेज, गलत हो गया. यहाँ पे कह रहे हैं 5 डेज, गलत हो गया. यहाँ पे कह रहे हैं विद इन 30 डेज के पास तो आरओसी के पास सबमिट करना, तो गलत हो गया. तो 15 डेज इज द करेक्ट आंसर. 15 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द नोटिस ऑफ द विथड्रॉल फ्रॉम द कंसेंट ऑफ द नॉमिनी, ठीक है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है. क्वेश्चन नंबर 4 ने बोला सपोज ऋषभ नॉमिनेट्स मिस्टर करण एज द न्यू नॉमिनी ऑन 20th of July 2024. तो हमें बताना है कि इन्होंने जो न्यू नॉमिनी अपॉइंट करा है मिस्टर करण, और कब करा था? 20th of July 2024. तो ये पूछ रहा है आरओसी के पास कब तक जाना चाहिए? तो विद इन 30 डेज. तो 30 डेज मतलब कि कब से? तो मैंने बोला कि 20th of July से, ठीक है, 20th of July से प्लस 30 डेज, तो मतलब कि कितना हो गया? 19th of August. तो 19th of August इज द करेक्ट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट केस सिनेरियो नंबर 2 मुझे एलएलपी के रिस्पेक्ट में दिख रहा है. केस सिनेरियो नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं. गिवन दैट अर्जुन रिटायर्ड एंड पर्पल एलएलपी कंटिन्यू विद ओनली मीरा एंड द येलो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, व्हाट शुड द पर्पल एलएलपी हैव डन विद इन 6 months टू कंप्लाई विद द एलएलपी एक्ट. तो समझना बात को. इन्होंने बोला कि मैंने एक चीज पढ़ी थी, जैसे कि अगर केवल और केवल एलएलपी में एक ही पार्टनर है और वही चला रहा है, क्योंकि हमको मिनिमम 2 पार्टनर तो चाहिए होते हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर तो चाहिए होते हैं. हाँ बिल्कुल ठीक है. लेकिन अगर एक ही पार्टनर चला रहा है और 6 महीने तक चला रहा है तो उसके बाद एलएलपी से डिसॉल्व. लेकिन इन्होंने पूछा है कि विद इन 6 मंथ्स. अगर यहाँ पे लिखा होता आफ्टर 6 मंथ्स तो मेरा डिसॉल्व एलएलपी बिल्कुल सही हो जाता. लेकिन इन्होंने विद इन 6 मंथ्स बोल दिया. इसकी वजह से एक महीने मतलब 6 महीने के अंदर अंदर मुझे एक और पार्टनर को अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसको कि हम बोलेंगे एज एन डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि जो एलएलपी होता है उसके अंदर एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो होने ही चाहिए, और उन दोनों में से एटलीस्ट 1 शैल बी द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है. तो इसी के रिस्पेक्ट में हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है. अकॉर्डिंग टू द एलएलपी एक्ट 2008, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट इन रिलेशन टू हु मस्ट बी अ रेजिडेंट इन इंडिया. तो एटलीस्ट 1 इंडिविजुअल शैल बी डेजिग्नेटेड
मतलब वन इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया, ऑल डेजिग्नेटेड पार्टनर शैल बी रेजिडेंट इन इंडिया, इट इज मैंडेटरी फॉर ओनली कॉर्पोरेट पार्टनर्स टू बी रेजिडेंट इन इंडिया। ऐसा तो कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, बस ये पढ़ा था कि 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर मिनिमम होने चाहिए एंड उनमें से 1 शैल बी द रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, in the given scenario, suppose Yellow Industries Limited also leaves the LLP. The LLP continues business for more than 6 months with only 1 partner. तो यहाँ पे कौन पर्सनली लायबल होगा? भाई यहाँ पे हमने जो पढ़ा था अभी ऊपर वाला क्वेश्चन, उसमें हमने देखा था कि मीरा कंटिन्यूज द बिजनेस, तो मीरा विल बी पर्सनली लायबल। कंपनी को तो हम लायबल कर ही नहीं सकते हैं, कंपनी को तो हम लायबल कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं केस नंबर 3 के पास। तो ये बहुत सारी चीज़ें दे रखी है एंड हमको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डज द पीरियड फॉर सबमिटिंग द रिपोर्ट एक्सपायर? सबमिटिंग द रिपोर्ट एक्सपायर, ठीक है। तो देखते हैं, ऑर्डर पास हुआ है 19 अगस्त को, ठीक है, नोटिस 24 अगस्त को एंड रिपोर्ट विद इन 90 डेज फ्रॉम सच नोटिफिकेशन। सही कह रहा है क्या? हाँ सही कह रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे क्या कहते हैं 24 नवंबर से 24 अगस्त से 90 डेज प्लस करूँ तो 22 नवंबर आ रहा है, तो यहीं तक मेरी रिपोर्ट पास होनी चाहिए। तो फर्स्ट का आंसर तो मुझे मिल गया, 22 नवंबर। He should, how should the 10 किलोमीटर डिस्टेंस बी मेजर्ड, 10 किलोमीटर डिस्टेंस बी मेजर्ड एज पर द जनरल क्लॉजेस एक्ट। तो हमने पढ़ा था जो डिस्टेंस है कैसे मेजर होता है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ हॉरिजॉन्टल, इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो सही आंसर होगा। वेदर द गवर्नमेंट इंडिया हैज द पावर टू मॉडिफाई द टेन्योर अंटिल फर्दर नोटिस। क्या 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 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकते हैं टेन्योर को until the further notice? Yes, because the authority to appoint includes the authority to vary the terms of the appointment. अगर उनके पास अपॉइंटमेंट की है तो अथॉरिटी है, तो क्या एक्सटेंड नहीं कर सकते वो टाइम को? बिल्कुल कर सकते हैं, उनके पास उसकी वो अथॉरिटी होगी। आगे चलते हैं, इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज आ रहे हैं हमारे पास में। सबसे पहले नीचे क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पूछ लिया। स्पेशल रेजोल्यूशन तो वैसे ही पता है, वोट्स इन फेवर शैल बी मोर देन और इक्वल्स टू 3 times द वोट्स अगेंस्ट इट। द वोट्स इन फेवर मस्ट बी 3 times द वोट अगेंस्ट इट। बिल्कुल ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन होता है और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, votes cast in favor must be more than the votes cast against it. Okay. Devia Construction Limited is due to appoint its statutory auditor in the upcoming annual general meeting. The board shortlisted 3 options. मतलब मिस्टर अर्जुन के लिए बताया, KSN LLP के लिए बताया एंड फिनप्लस एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड के बारे में बताया। इन तीनों के बारे में एक चीज़ देख लेते हैं। ये प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एंड ये केवल कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर? जो कि CA हो केवल वही, यानी कि इसमें हमको दिख रहा था कि मिस्टर अर्जुन एंड KSN एसोसिएट्स, यही दोनों बन सकते हैं क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है एंड ये चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग फर्म है, ये नहीं हो सकते, ठीक है। तो बोथ मिस्टर अर्जुन मल्होत्रा एंड KSN एसोसिएट्स LLP कैन बी अपॉइंटेड एज एन स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स। Question number 13. The annual general meeting of the Green Limited held on 31/8/2024. Suppose the chairman, मतलब 2 days AGM वगैरह की बात कर रहा है, signing of the AGM. अच्छा, मैंने ऊपर का केस पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सीधा पढ़ लिया साइनिंग ऑफ द AGM। AGM को साइन कौन करता है? तो देखते हैं। AGM को एक तो चेयरमैन साइन करेगा, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे जिसमें से कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी है तो कंपनी सेक्रेटरी भी साइन कर सकता है, 1 डायरेक्टर भी साइन कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अनअवेलेबिलिटी ऑफ द चेयरमैन, तो ये तो गलत हो गया, तो साइनिंग इज नॉट इन ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14।
अच्छा ये मेरे को लग रहा है कि फेमा का है, तो यहाँ पे रेमिटेंस की बात हो रही है कि मिस्टर तन्मय wants to would take remit the said amount to the son in the USA। मतलब उसका बेटा यूएसए में लॉटरी का पैसा तो ये तो प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन्स में आता है ना, तो क्या करूँ, तो ये रेमिट कर ही नहीं सकता। शेड्यूल 1 पढ़ लेना आप। मिस्टर रंजीत, an Indian resident individual wishes to obtain foreign exchange for a gift remittance of rupees 50,000। गिफ्ट रेमिटेंस है 50,000 का है, गिफ्ट का रेमिटेंस है, ठीक है। तो 50,000 तक कर सकते हैं। मैंने पढ़ा था कि $2,50,000 तक हम फ्रीली रेमिट कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द आरबीआई। तो ये बिल्कुल ठीक हो गया, तो 50,000 तो रेमिट कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, तो ये सही हो गया आंसर।